हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो 2018 का जो सेट बी है उसके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? साउंड वेव, अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। तो देखिए हमने पढ़ा था साउंड वेव्स जो होती है मैकेनिकल वेव्स होती है, और अल्फा और बीटा वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर नहीं आती। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दैट गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकेंड क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर प्लस 4 डायोप्टर इज। तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो यहाँ से हम बता सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 पावर, एंड पावर हमारे पास दी हुई है यहाँ पर 1/पावर 4 दी हुई है। सो 1/4, और यहाँ पर ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25 मीटर, एंड फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। सो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर के अंदर। दिस इज 25 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज प्लस 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनोमेना इलस्ट्रेट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव्स? तो कौन सा फिनोमेना इसमें से पार्टिकल नेचर को बताता है? तो देखिए इंटरफेरेंस वेव, जो हाइगन वेव थ्योरी है उसके आधार पर हम इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करते हैं, डिफ्रैक्शन को भी हम वहीं से करते हैं, और पोलराइजेशन को भी। सो ऑल दीज 3 फिनोमेनाज आर वेव फिनोमेना ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आएगा नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। पार्टिकल नेचर को हम कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन करेगा? एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक रिफ्लेक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कम्युनिकेशन से है, और कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट किया गया है, तो उसकी जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको निकालनी है। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास मॉडिफाई होकर आ जाता है लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय √v। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप बुक से देख लीजिए। सो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय √v, दैट इज 100 वोल्ट, और यहाँ पर ये हो गया लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए सारे जो ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट दे रखे हैं, तो इसको हमें फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, नैनोमीटर में लेके आना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आया था लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय 10। तो ये एंगस्ट्रॉम के अंदर आता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं नैनोमीटर के अंदर। सो 12.27 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारा आ गया यहाँ पर 12.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 10 मीटर। अब इसको मैं 10 की पावर -9 को क्या लिख सकता हूँ, नैनो। सो ये बन गया 12.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये इसको हम नैनोमीटर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10, और एक 10 और भी था तो ये 100 हो गया, और ये आ गया 0.1227 नैनोमीटर। ठीक है, और हमारा जो ऑप्शन है वो कोई मैच नहीं कर रहा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा 0.123। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.123 जो है ये अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन? इनमें से कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती है, ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें लाइमन सीरीज़ की। तो जो लाइमन सीरीज़ होती है ये यूवी रीजन के अंदर लाई करती है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें बाल्मर सीरीज़, ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। पाशन, ब्रैकेट और पी फंड, ये जो तीनों सीरीज यहाँ पर बच गई, ये लाई करेगी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज़, और जो तीसरी जो है ब्रैकेट सीरीज़ भी, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। वहीं पर लाइमन जो है वो यूवी रीजन के अंदर लाई करेगी, और बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में होगी। सो मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज, सो वी नो दैट चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ्ड, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, फोर्स बिटवीन दैम विल बिकम, तो डिस्टेंस को हमने कितना कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं हाफ कर दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r/2 का स्क्वायर, और ये हो गया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 4/r स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 4 टाइम। सो आंसर इज 4 टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, उनको नज़दीक ले आएंगे, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। सो व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर दैट रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So in the next question, how much current is flowing through a 5 kilo ohm resistor when a potential difference of 5 volt is applied। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर वो 5 वोल्ट का दिया हुआ है, और एक रजिस्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 5000 ओम, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, और हमको करंट निकालना है। सो सिंपल फॉर्मूला है I = V डिवाइडेड बाई R, 5 डिवाइडेड बाई 5000, और ये हो गया करंट इज इक्वल्स टू 1/100, एंड आई कैन राइट इट 10⁻³ एम्पियर, और 10⁻³ कितना होता है, मिली, सो आई कैन राइट इट 1 मिली एम्पियर। सो आवर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर करंट आएगा 1 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज। तो देखिए, अगर हमारे पास एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर जो है वो होता है यहाँ पर 0। देखिए, पावर फैक्टर क्या होता है, P = EV IV इंटू में cos phi, ये क्या होती है, RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ से इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, जो कि होगा P डिवाइडेड बाई EV इंटू में IV। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो cos phi है इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 किसके लिए होगी, अगर एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, इसको मैं इसी सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा, तो पावर फैक्टर कितना होगा, इसका पावर फैक्टर होगा 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट को कनेक्ट करता हूँ तो इसका पावर फैक्टर यहाँ पर आएगा 0। अगर मैं एक प्योर इंडक्टिव सर्किट को कनेक्ट करता हूँ तो इसका पावर फैक्टर भी कितना आएगा, इसका भी आएगा पावर फैक्टर 0। सो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an alternating current I = I0 sin ωt - π/2 is flowing in a circuit, the RMS value of this current। अभी देखिए, सिंपल हमको करंट की इक्वेशन दी हुई है और अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू जो है वो हमको बतानी है। सो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I0 डिवाइडेड बाई √2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो ये आप याद रखिए। चलिए अब 2 मार्क क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमको ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो निकालना है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, C1 C2 C3, ऑल 3 आर लुक लाइक दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बट एक्चुअली दे आर इन पैरेलल। तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं, देखिए हमको पता है वायर के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। पोटेंशियल का ड्रॉप तब होगा जब कोई कैपेसिटर, इंडक्टर या रजिस्टर या कोई डिवाइस जब हम लगाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ का है, सपोज यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो इधर का पोटेंशियल भी तो 5 वोल्ट ही होगा। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो अब एक कैपेसिटर आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, सपोज चेंज होके हो गया ये 7 वोल्ट। ठीक है, फिर ये वायर है तो वायर के क्रॉस भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो यहाँ का पोटेंशियल 7 वोल्ट है तो यहाँ का भी 7 वोल्ट होगा। तो मतलब हमको 2 पॉइंट मिल गए जहाँ का पोटेंशियल 7 वोल्ट है, 2 पॉइंट ऐसे मिल गए जहाँ का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ठीक है, तो मतलब हमारे पास कितने पॉइंट है, यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक तो 5 वोल्ट वाले, एक 7 वोल्ट वाले, एक 10 वोल्ट वाले। ठीक है, तो 5 और 7 वोल्ट के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, 7 और 5 के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्ट है, और 5 और 7 मतलब 5 और 7 वोल्ट के बीच में हमारे पास 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो मैं
यहाँ पर 2 पॉइंट जो है कंसिडर कर लेता हूँ और इनके बीच में 3 कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ। तो 2 पॉइंट के बीच में 3 कैपेसिटर इसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है भाई। ये पॉइंट हो गया, मान लेते हैं 5 वोल्ट और ये हो गया हमारे पास 7 वोल्ट। तो देखिए 5 और 7 वोल्ट के बीच में एक कैपेसिटर, 5 और 7 वोल्ट के बीच में एक कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, तो ये 5 माइक्रोफैराड हो गया। फिर हमारे पास 7 और 5 वोल्ट के बीच में एक और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर भी 5 और 7 के बीच में एक और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, और 7 और 10 वोल्ट के बीच में, तो 7 और यहाँ पर ये 10 वोल्ट वाला पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर एक और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हो गया 10 माइक्रोफैराड। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 कैपेसिटर से पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस इज 5 प्लस 2 प्लस 3, सो 5 और 2 7, 7 एंड 3 10, सो 10 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। अब ये 10 माइक्रोफैराड, इन तीनों कैपेसिटर्स को मैं रिमूव करके एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ जिसका कैपेसिटेंस होगा 10 माइक्रोफैराड, जो कि अभी हमने निकाला है। सो 10 माइक्रोफैराड। अब ये कैपेसिटर तो ऑब्वियसली दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड का, और दोनों का जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, तो जब 2 कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सो दिस इज CP, और ये हमारे पास 4th कैपेसिटर है C4। सो CP इंटू में C4 डिवाइडेड बाई CP प्लस C4, दैट इज 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, so 100 divided by 20, and this is 5 microfarad. So we can write an equivalent capacitor having capacitance 5 microfarad, ठीक है, जो कि इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर वर्क करेगा। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है किरचॉफ लूप लॉ। तो किरचॉफ लूप लॉ क्या बोलता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी लूप के अंदर अगर हम भाई घूमते हैं इस तरह से, ठीक है, ये एक पूरा लूप है, इसमें चाहे कैपेसिटर हो, ये रजिस्टर, जितने भी कैपेसिटर रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इस पूरे लूप के अक्रॉस जो हम टोटल पोटेंशियल का चेंज जो हम यहाँ पर देखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल वो कितना होगा, वो यहाँ पर 0 होगा। सो समेशन V इज इक्वल्स टू 0। दिस इज किरचॉफ लॉ, कि हम एक पूरे लूप के अंदर घूमेंगे तो उस पूरे लूप के अंदर जो अलजेब्रिक सम होगा ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0। दिस इज लूप लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर यूजिंग अ सर्किट डायग्राम। अब हमको पोटेंशियोमीटर जो है उसकी वर्किंग समझानी है, सर्किट डायग्राम वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है सर्किट डायग्राम के आधार पे। तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक वायर होता है, ठीक है, बेसिकली 4 वायर्स होते हैं, बट आप एक सिंगल वायर भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वायर्स होंगे, वायर्स किसका होगा, कॉन्स्टेंट या मैग्नेटिक का होगा, जैसे 4 वायर से बना देते हैं। चलो तो ऐसे 4 वायर्स जो हैं इसके अंदर ये हमने कनेक्ट कर दिए। फिर यहाँ पर हमने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, और ये हमने एक रियोस्टेट लगा दिया, और एक हमने की लगा दी, और ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर को जोकी से कनेक्ट करके वायर पर स्लाइड करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है, हमको पता है V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है। सो V इक्वल्स टू I इंटू में रो L डिवाइडेड बाई A, और यहाँ पर आपको पता है कि भाई जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होती है। वायर का एरिया जो है, ये जो हम वायर्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इन वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कांस्टेंट होगा, और एक कांस्टेंट करंट यहाँ से जो बैटरी है वो सप्लाई करेगी, तो करंट भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कांस्टेंट है, I, रो और A। तो मैं इसको एक नया कांस्टेंट मान सकता हूँ K, और साथ में लिख सकता हूँ L, और यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया दैट V इक्वल्स टू KL, and I can say that V is proportional to L. This is the principle of potentiometer, ठीक है। कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको K को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, K इक्वल्स टू V अपॉन L, कि भाई यूनिट लेंथ में जाने पर कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर भाई यहाँ पर
पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है किसी वायर का फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट कब होगा? जब कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी और एरिया जो है वो कांस्टेंट होगा। सो इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होती जाएगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होता चला जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अक्रॉस ए वायर प्रोवाइडेड दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर इज कॉन्स्टेंट, इस एरिया इज यूनिफॉर्म एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज कॉन्स्टेंट। तो भाई कॉन्स्टेंट करंट तो यहाँ पर बैटरी सप्लाई कर देगी, रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी और एरिया जो है एरिया भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप झुकी को इस पर रब करेंगे तो इसका एरिया हो सकता है चेंज हो जाए, बट इसका जो एरिया है वो भी चेंज नहीं होगा। तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू L एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, ओके। नेक्स्ट वी हैव डिफाइन द टर्म ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो हमको डिफाइन करनी है। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम चाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दोनों का जो है रेशियो होती है, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। दोनों का रेशियो जो है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये आप याद रखिए। और ये क्या होती है? यूनिटलेस होती है, क्योंकि आई और एच की सेम यूनिट होती है, तो यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी इज यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको बताना है। सो वी नो दैट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। भाई अगर हमारे पास ये कोइल है, इसमें करंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ये चेंज हो रहा है, जो भी ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसके आसपास अगर मैं एक दूसरा कोइल रखूँगा तो क्या होगा? ये जो कोइल है इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? करंट डिटेक्ट करेगा इसके अंदर, कि इसके अंदर जैसे कुछ करंट जो है यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो क्या हो गया? इसके आसपास करंट, भाई करंट जो है, करंट की वैल्यू 0 से जो है मैक्सिमम हो रही है बहुत ही शॉर्ट इंस्टेंट के लिए, सपोज t सेकेंड के लिए, t टाइम के लिए इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू जो है वो 0 से मैक्सिमम होती है। तो सर्किट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, भाई सिंस एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट Ni। तो करंट जब 0 से मैक्सिमम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? 0 से मैक्सिमम होगी। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 से मैक्सिमम मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फाई इक्वल्स टू BA cos थीटा। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो मतलब जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 से मैक्सिमम होगी। मतलब यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा जब इस t सेकेंड के दौरान इस, ठीक है, इस कोइल के थ्रू, इस कोइल से जो करंट है वो इंक्रीज़ होगा, तो जो फ्लक्स है वो भी इस कोइल के आसपास इंक्रीज़ होगा, मतलब फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा। और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा? इस कोइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? तो यहाँ पे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड फाई इज इक्वल्स टू MI, एंड M को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड M इज़ द रेशियो ऑफ फाई टू द फाई, और आई का रेशियो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये एक कोइल की प्रॉपर्टी होती है और दोनों का जो रेशियो होता है इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E0 EX is equals to 5.1 cos 1.8 into 10 की पावर -2y minus 5.4 into 10 की पावर 6t न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज़ द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस वेव। तो हमें एक वेव दे रखी है, तो देखिए भाई जनरली जो वेव है, कोई भी जो वेव है उसकी इक्वेशन क्या होती है? आपने वेव की इक्वेशन पढ़ी होगी, वेव इज a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो कीवर्ड याद रखिए, यहाँ पर तो एक तो टाइम और एक एक्स के साथ जो होगा वो के होगा, के को बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, और ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो टाइम के साथ होता है वो तो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो एक्स के साथ होगा वो होगा प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन में देखिए, जहाँ पर भी आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे उसके सामने जो टर्म है वो मतलब है के, ठीक है, और जो टी के साथ जो टर्म है वो है ओमेगा। आप प्लस माइनस साइन को यहाँ पर रहने दीजिए, सिर्फ आप इन दोनों पे ध्यान दीजिए। तो देखिए ई नोट, मतलब ये किसकी वैल्यू है? ई नोट की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 5.1 आ जाएगी।
अच्छा, इसके बाद 1.8 इंटू 10⁻⁻2y। अब y x y यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, x और y के साथ जो भी होगा यहाँ पर वो होगा k। तो यहाँ पर ये है k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻2, k की वैल्यू आ गई। अब k का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हो 1.8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 2π। पाई की आप वैल्यू पुट करें, इसको सोल्व करें, आपको यहाँ पर मिल जाएगी वेवलेंथ। तो पहले चीज़ जो है ये हमने निकाल दी, वेवलेंथ निकाल दी। वेवलेंथ के बाद हमको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए या तो आप फॉर्मूला यूज़ करें C/λ, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए ओमेगा टी, ठीक है, टी के साथ जो भी होगा वो क्या होगा ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5.4 इंटू 10⁻6। सो ओमेगा इज 5.4 इंटू 10⁻6, ये ओमेगा हो गया। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π इंटू में फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 5.4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2π। तो इसको आप सोल्व करें, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर जो है रिलेशन निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो देखिए ये जो रिलेशन है ये हम ड्राइव करते हैं। तो क्या है भाई, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस, किसी का भी न्यूक्लियस हो सकता है। सपोज इसका एटॉमिक नंबर है Z, ठीक है, और यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल है, ये इसकी तरफ आ रहा है। तो जैसे इसकी तरफ आएगा, बिल्कुल इसके सेंटर से पास हो रहा है यहाँ पर, तो जैसे इसकी तरफ आएगा इसके पास क्या होगी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगी। सपोज 12 mv² इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब ये न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे जैसे इसके नज़दीक आएगा अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2e चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा यहाँ पर। तो जैसे जैसे इसके नज़दीक आएगा रिपल्शन यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर आके रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और उस रिपल्शन के कारण ये अब वापस चला जाएगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, ऐसे वापस चला गया बिल्कुल ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये अप्रोच कर पाएगा उस मैक्सिमम डिस्टेंस को ही बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसको R0 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R0 इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यहाँ पर इस डिस्टेंस से वापस चला गया। तो देखिए हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ से जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है इसके पास क्या हो रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है भाई। जैसे जैसे नज़दीक आएगा रिपल्शन के कारण इसके पास एनर्जी है ये कम, स्लो होता जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो आप समझ पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट पर जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो इस पॉइंट तक आते आते क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ही क्या बन गई है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बन गई है, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी वापस आएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पूरी एनर्जी कंजर्व है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, एट ए पॉइंट, वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी जब वो इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है। इनफाइनाइट पे जब होगा इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv², ये एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर होगा इस समय कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, K/Q1Q2/R, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू K/Q1, पहला चार्ज। तो पहला चार्ज हमारा अल्फा है, अल्फा के ऊपर कितना होता है 2e, ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं तो 2e चार्ज हो गया इसके ऊपर। अच्छा, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है Z, ठीक है, Z है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज हो गया Ze, सो मल्टीप्लाई Ze डिवाइडेड बाय R0, और यहाँ पर ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप पुट कर सकते हैं 2kZe² डिवाइडेड बाय R, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2kZe² बाय R0, और यहाँ से ये रिलेशन हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। R0 इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड 12 mv² इज द काइनेटिक एनर्जी, और इस तरह से दोनों में हमने रिलेशन निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमको बताना है कि ये जो गेट है किस गेट की तरह बिहेव करेगा, और साथ में हमें उसके जो ट्रुथ टेबल है वो भी बनानी है। तो देखिए ये ऐसा गेट है, तो यहाँ पर हम इसकी ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं और उससे पता चल जाएगा ये कौन सा गेट है। सो इसको x नाम दे देते हैं, इसको y, और आउटपुट को z नाम दे देते हैं। सो x y z। तो यहाँ से अगर मैं सिग्नल देता हूँ 0 0, तो ये 0 कौन सा गेट है, ये नोट गेट है, 0 को बना देगा 1। ये भी नोट गेट है, 0 को बना देगा 1। तो 0 0 मैंने इनपुट दिया, यहाँ पर हो गया 1। फिर ये और गेट आता है, और गेट में क्या होता है 1 और 1 1, तो 1 होता है, और 1 जब नोट से जाता है तो ये क्या बन जाता है 0, तो ये आ जाएगा 0। सिमिलरली मैं यहाँ पर 1 1 देता हूँ, इधर भी 1 दिया, इधर भी 1 दिया, तो 1 1 का हो जाएगा 0 0, और 0 होता है यहाँ पर 0, और 0 जब इससे गुजरेगा तो ये हो जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर मिलेगा हमको भाई एक में, अगर इसमें मैं यहाँ पर 1 देता हूँ और इसमें 0 देता हूँ, तो 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, 1 0 होता है 1, और 1 का उल्टा हो गया 0। सिमिलरली 1 0 जब मैं यहाँ पर इनपुट दूंगा तो मुझे मिलेगा 0। अब आप चेक कर लीजिए 0 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो ये मल्टीप्लाई करके 0 कर रहा है, और केवल यहाँ पर ये 1 आता है, और ये किसकी टेबल होती है, ये एंड गेट की टेबल होती है। सो दिस इज़ बिहेविंग लाइक एंड गेट। ठीक है, बाकी ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है गेट्स वगैरह आपकी बार, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीमोडुलेशन, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो एक प्लेन शीट है हमारे पास, उस प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है। तो ये एक इनफाइनाइट हमने शीट कंसिडर कर ली, इसके ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास क्या किया, एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया हमने। सो दिस इज अ सिलेंडर, और यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई अभी फ्रॉम द चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई ई। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये, यहाँ पर कर्ड सरफेस के ऊपर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये, यहाँ पर भी कर्ड सरफेस के ऊपर यूनिट वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। एंगल कितना हो गया यहाँ पर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ का जो फ्लक्स है वो तो कितना आ जाएगा, इधर का जो फ्लक्स है ये हमें मिलेगा फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, दैट इज ई डी एस साथ में यूनिट वेक्टर एन इंटू में कोस 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये आ गया। यहाँ का कितना मिलेगा, यहाँ का फ्लक्स हमको मिलेगा, इसको मैं फाई 2 से लिख देता हूँ, तो ई डी एस एन कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ का जो फ्लक्स है यूनिट वेक्टर यहाँ भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मिलेगा हमको। सो फाई 3 यहाँ पर हम निकालेंगे, सेम आएगा ई एन डी एस इंटू में कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ई डी एस आ गया। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ई डी एस। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, दैट इज ई डी एस प्लस ई डी एस, और बाकी तो सारे 0 हो गए, तो ये हो गया 2 ई डी एस। ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया। और अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम जो फ्लक्स होता है क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज, सो चार्ज डेंसिटी आपको पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो छोटा सा एरिया हमने कंसिडर किया यहाँ पर डी एस, तो यहाँ से चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू में डी एस, और इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। सो 2 ई डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू में डी एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस से डी एस कैंसिल आउट, एंड ई इज इक्वल्स टू sigma divided by 2 epsilon naught, and this is the required expression for the electric field intensity due to a thin uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट वेयर आर इज 40 ओम, एल इज 8 हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट एसी सप्लाई। तो देखिए ये हमको यहाँ पर कुछ जो है वैल्यूज़ दी हुई है, इनको हम लिख लेते हैं।
सो रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 40 ओम, इंडक्टेंस इज 8 हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफेराड। ये वैल्यूज़ हमको दी हुई है एंड ऑफ कोर्स वोल्टेज इज 240 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमको निकालना है व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ऑफ द सोर्स एट द रेजोनेंस ओकर। जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के टाइम हमको ओमेगा नॉट बताना है। सो हमको पता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ओमेगा इज 1/√LC। तो यहाँ पर आप सिंपली एल और सी की वैल्यू को पुट करिए। कैपेसिटेंस आपके पास इंडक्टेंस दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफेराड। तो माइक्रोफेराड को कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁶ और ये हो गया हमारे पास ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/400 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। इसको हम लिख सकते हैं 1/20 इंटू में 10⁻⁻3 एंड इट इज़ ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 10⁻⁻2 एंड दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ 50। सो वी हैव ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट निकल गया। इसके सेकंड पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द इम्पीडेंस एंड करंट एट द रेजोनेंस। तो हमको यहाँ पर करंट निकालना है और इम्पीडेंस निकालना है एट द रेजोनेंस। तो आपको पता है एट द रेजोनेंस एक्सएल जो है वो बराबर हो जाता है एक्सी की। तो जो इम्पीडेंस है उसका फॉर्मूला होता है 1/√R² प्लस XL माइनस XC और इसका होल स्क्वायर। तो ये तो दोनों बराबर है XL और XC, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी एंड Z इक्वल्स टू √R², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल है, इम्पीडेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस दैट इज 40 ओम। तो इम्पीडेंस कितना आएगा 40 ओम। फिर हमको करंट निकालना है I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस जो कि हमारी है Z जो कि बराबर है R की। वोल्टेज दी हुई है 240 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस इज 40, तो ये आ गया 6 एम्पियर। तो इस तरह से 6 एम्पियर जो करंट है यहाँ पर फ्लो करेगा। चलिए मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द सिस्टमैटिक डायग्राम, फ्रिंज पैटर्न एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ये सारी चीज़ें बनानी है। तो सिस्टमैटिक डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह का है कि भाई यहाँ पर हमारे पास 2 सोर्स होंगे, दोनों ठीक है, दोनों से लाइट निकलेगी, दोनों के आप क्रस्ट ड्राफ्ट बनाना है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से ये जो डायग्राम होता है ना, ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा, आप इस डायग्राम को बुक से बना लेना। सामने स्क्रीन रखेंगे, ठीक है, कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आपको फ्रिंजेस बनानी है, जैसे डार्क ब्राइट, ठीक है, डार्क ब्राइट, इस तरह से जो फ्रिंजेस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये फ्रिंजेस आपको बनानी है। तो फ्रिंजेस हो गए, इसका सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया और बाद में इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है ये भी आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये इंटेंसिटी है और ये डिस्टेंस है सेंट्रल फ्रिंज से। जैसे भी आप दूर जाते जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, तो इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ पर डार्क ब्राइट, इस तरह से जो पैटर्न्स है आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। तो ये आपको 3 जो है डायग्राम्स इनके अंदर बनाने हैं। आप बुक से देख लीजिएगा इनको और बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राइट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमको आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो लिखनी है। सो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? तो देखो, आइंस्टाइन ने बताया था कि जब भी किसी मेटल के ऊपर, मेटल की सरफेस पे जब एक फोटोन गिरता है यहाँ पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है h न्यू नोट, तो ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी है h न्यू नोट, फ्रीक्वेंसी है इसकी न्यू। तो ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर 2 काम करेगा। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मतलब वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज वर्क फंक्शन। तो एक तो ये वर्क फंक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। सेकंड ये क्या करेगा, यहाँ पर सेकंड जो बाकी एनर्जी बच गई, भाई कुछ एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और बाकी जो कुछ इसकी एनर्जी बच गई उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा देगा। सो यहाँ पर जो h न्यू नोट होगा इट इज इक्वल्स टू h न्यू इज इक्वल्स टू, एक तो वर्क फंक्शन का काम करेगा W नोट और एक क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा 12mv²। तो बस ये ही है हमारे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर ये फोटोन की एनर्जी है,
ये वर्क फंक्शन है और ये हाफ mv² इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ से आप लिख सकते हो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट। न्यू नोट को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ mv²। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल्स टू हाफ mv² और एच न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो ये है हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये आप लिख दीजिए इसके अंदर एंड डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जिस कम से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा मेटल के सरफेस से, उस कम से कम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हाफ mv²। अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी प्लेट होती है, ठीक है, जिसको कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, और इस कलेक्टर प्लेट का हम पोटेंशियल अगर नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसके पास हाफ mv² एनर्जी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और जितनी इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है उतना ही बैटरी को यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप हो जाता है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। वो कम से कम पोटेंशियल को हम बोल देंगे यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिए और इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लाई विद टाइम। तो ये जो है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है अब की बार, तो इसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ ए लेबल रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बनती है, ठीक है, उसका जो इमेज फॉर्मेशन है उसका आपको डायग्राम बनाना है। डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, उसकी मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करनी है और उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो ड्राइव करना है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, टेलीस्कोप का डायग्राम, उसकी मैग्नीफाइंग पावर और उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको आप बुक से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, डिफाइन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। वे सारे पार्टिकल जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनका जो कंटिन्यूस लोकस है उसको बोलते हैं और वेव फ्रंट। स्टेट हाइगन प्रिंसिपल एंड यूजिंग हाइगन कंस्ट्रक्शन शो द प्रोपगेशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ पर आपको पूरी जो हाइगन की थ्योरी होती है, हाइगन की लाइट की थ्योरी, वो पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है कि भाई प्लेन वेव फ्रंट के केस में, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए, ये स्पेरिकल के केस में भी पूछ सकता है, प्लेन के केस में भी पूछ सकता है। तो जैसे आपने बताना है कि पहले हमारे पास एक प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, इस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको हम प्राइमरी वेवलेट बोलेंगे। ये वेवलेट अपने आप को सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे और रेडिएशन को आगे प्रोसीड करेंगे। फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इन फिगर पे टेंजेंट डालेंगे, जो टेंजेंट से हमें यहाँ पर मिलेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस सेकेंडरी वेव फ्रंट पर जो पार्टिकल्स है ये भी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस तरह से आपको इनका जो प्रोपगेशन है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। स्फीयर की रेडियस कितनी होगी, इस स्फीयर की रेडियस होगी तो r इक्वल्स टू c इंटू में t, ठीक है। c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट और t जितने टाइम में आप ये स्पीड ड्रॉ करना चाहते हो। तो ये आपको पूरी थियरी जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है और प्लेन वेव फ्रंट की एक्सप्लेन करनी है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क्स में भी नहीं तो ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये फिर से ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइक्लोट्रॉन और इसका डायग्राम। तो ये भी सिलेबस में नहीं है और ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेट बी था और इसी तरह से इसके जो सेट ए है, सी है और डी है वो सिंपल सेट्स है। इसी तरह से इसी टाइप के क्वेश्चन है उनके अंदर भी, तो आप उनको भी कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, ओके।